नमस्कार साथियों, AR एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली नज़दीक आ रही है, सभी को दिवाली की एक बार फिर से पुनः शुभकामनाएं और सभी लोग अच्छे से दिवाली मनाएं। अब इसको ज़्यादातर लोग सामाजिक त्यौहार मानते हैं, लेकिन मैं इसको सामाजिक के साथ साथ आर्थिक त्यौहार भी मानता हूँ। आप देखोगे कोई भी भारत का ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें इतनी बाजार के अंदर सजावट या रौनक मिलेगी, और हर व्यक्ति इंतजार करता है दिवाली आए क्योंकि दिवाली से इकोनॉमी बूस्ट होती है। चलो, तो हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में, अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द राजस्थान स्टेट, और उसी कड़ी में हम अगला वीडियो यानी कि आगे के मुख्यमंत्रियों के बारे में अब बात करेंगे। एक बार हल्का सा मैं आपको रिकैप बता देता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने आज़ादी से पहले राजस्थान के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या सिचुएशन हुई, 7 फेजेस के अंदर राजस्थान को यूनाइट किया गया, फर्स्ट इलेक्शंस हुए, फर्स्ट इलेक्शन से पहले और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद 2 साल के जो टाइम पीरियड था उसके अंदर हमने 3 CM देखे। सबसे पहले थे हीरालाल जी शास्त्री, सेकंड नंबर पे थे CS वेंकटाचारी और तीसरे थे जयनारायण व्यास। फिर आते हैं पहले इलेक्शन, और पहले इलेक्शन के बाद जो मुख्यमंत्री बने वो थोड़ा सा एक पॉलिटिकल इवेंट कुछ ऐसा था कि जयनारायण व्यास अपनी सीट हार गए जो CM के दावेदार थे, तो उनकी जगह टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जयनारायण व्यास को सीट चाहिए थी, तो उन्होंने किसी एक MLA से सीट खाली करवाई, किशनगढ़ की सीट, और उसकी जगह से खुद लड़के आए और फिर CM बने। और इसी बीच में पहले इलेक्शन के बाद ही थोड़ा सा राजनीतिक उठापटक हुआ, माणिक्यलाल वर्मा और जयनारायण व्यास के बीच में खींचतान, और जिसका खामियाजा ये रहा कि जयनारायण व्यास की राजनीति लगभग खत्म ही हो गई और जो नया युवा चेहरा मुख्यमंत्री बना मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे इलेक्शन में भी मोहनलाल सुखाड़िया CM थे और तीसरे इलेक्शन में भी मोहनलाल सुखाड़िया CM थे। ये 3 जो इलेक्शन हुए राजस्थान के, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव हमेशा साथ होते थे। अब बात करते हैं हम 4th इलेक्शन की। तो 4th इलेक्शन से पहले क्या हुआ, पहले हम 4th इलेक्शन की स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। तो ये है आपके 4th इलेक्शन। 4th इलेक्शन से पहले 1-2 मिनट का आपको ब्रीफ ये देना चाहता हूं कि 1967 के समय भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी, और इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। तो वो केंद्र की राजनीति का उठापटक थोड़ा अलग था, और मोरारजी देसाई जो उस समय के सबसे सीनियर लीडर थे वो चाहते थे प्रधानमंत्री मैं बनूं, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी खींचतान हुई, तो उसका असर राजस्थान पर भी पड़ा। अब चौथे इलेक्शन से पहले हुआ क्या, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। टोटल सीट हो गई 184। अब 184 क्यों हुई सीट, वही परिसीमन बोलते हैं, डिलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कम ज्यादा पॉपुलेशन के बेस पे। अभी तो 200 है, अभी 2 इलेक्शन के बाद फिर बढ़ेगी, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, उसको भी अलग देखेंगे अपन। 184 सीट जो थी वो टोटल सीट थी राजस्थान की, कांग्रेस 89। पहली बार राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर पहली बार कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। 184 की अगर आप मेजोरिटी निकालोगे तो मेजोरिटी विल बी 93। 93 सीट अगर आती है तो मेजोरिटी है। और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ, भारत के 16 में से, 16 नहीं कह सकते हो, 17 एंड 18, लगभग 18 स्टेट में से 9 में कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आई। और ये वो दौर था जब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे थे और नई पार्टी का गठन कर रहे थे अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर। तो पहली बार कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। स्वतंत्र पार्टी 48 सीट्स। तो आपके लिए एक छोटा सा कार्य भी है, तो आप जाकर थोड़ा स्वतंत्र पार्टी के बारे में पढ़े कि स्वतंत्र पार्टी क्या थी और स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन थे, राजस्थान में इसका नेतृत्व किसने किया, ये थोड़ा सा आपको देखने का विषय है। अब सारी पार्टीज कांग्रेस के विरोध में हो गई, सब पार्टीज अपने अपने स्तर पर अलायंस करने लगी। पहली बार गठबंधन, अलायंस क्या होता है, कोएलिशन क्या होता है, ये पहली बार इस चुनाव में पता लगा। इस चुनाव में हमें एक शब्द और पता लगा, डिफेक्शन। डिफेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट
किसी पार्टी के सिंबल से इलेक्शन लड़ता है और अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं, दल बदल जिसको हिंदी में कहा जाता है। उस समय इसके लिए कोई कानून नहीं हुआ करते थे, ऐसा कर सकते थे, आज नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में ऐसा हुआ था, वहां के एक नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कुछ कांग्रेस के एमएलए के साथ पार्टी छोड़ दी थी, सरकार गिर गई, तो ये एक घटनाक्रम हुआ था। फिर वापस उन विधायकों को नया इलेक्शन जीत कर वापस विधानसभा में आना पड़ा, तो ये आज बन गया कानून, उस समय ये कानून नहीं था। तो होता क्या है नॉर्मली पॉलिटिकल सिस्टम में, अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है तो गवर्नर जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं उसको बुलाता है, सरकार बनाने का न्योता देता है। गवर्नर इनवाइट्स द पार्टी दैट हैज गॉट मेजर सीट्स या मोस्ट ऑफ द सीट्स इन द इलेक्शंस। तो उस समय गवर्नर थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने, मोहनलाल सुखाड़िया ही थे उस समय, कांग्रेस की लीडरशिप जो थी वो मोहनलाल सुखाड़िया के हाथ में थी, तो उनको बुलाया गया कि आओ सरकार बनाओ। अब ये वो दौर था जब 3 इलेक्शंस हो चुके थे, कांग्रेस कभी हारी नहीं थी और ऑपोजिशन को मौका मिला था कि अगर हम विरोध करते हैं तो शायद हमारी सरकार बन सकती है या कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। तो हुआ यूं कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो गई, प्रोटेस्ट किया और चुनाव को लेकर राजस्थान के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो शायद वापस दोबारा कभी ना हुआ। जब ऑपोजिशन यूनाइट हुआ, गवर्नर ने सुखाड़िया को बुला चुके थे, ऑपोजिशन ने विरोध इतना तीव्र कर दिया कि जौहरी बाजार, पहले विधानसभा अंदर हुआ करती थी, तो जौहरी बाजार के अंदर लोगों ने, क्योंकि मेन एरिया वही था, आसपास का जयपुर इतना फैला नहीं था, तो जौहरी बाजार के अंदर प्रोटेस्ट किया और पुलिस को उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट थोड़ा उग्र वायलेंट हो गया था, और उसको रोकने के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें कुछ लोग मरे भी थे। ये ऐसी अगर घटनाएं होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती है, और अगर हम कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है तो नहीं है। ऐसी घटनाएं की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले अमेरिका में भी ऐसा हुआ था, जब जो बाइडेन चुनाव जीते तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अब हथियार, क्योंकि अमेरिका में एक कानून है कि हथियार रख सकते हैं, हमारे यहाँ तो थोड़ा वेपन्स सिविल लोग नहीं रख सकते, सिविलियंस नहीं रख सकते, तो वहां पर लोगों ने हथियार सहित व्हाइट हाउस पर चढ़ाई कर दी। तो ये लोकतंत्र की अच्छी बातें नहीं है, ऐसी बातों की लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुखाड़िया ने मना कर दिया। जब मूवमेंट होने लगा, सिर्फ अभी तो गवर्नर ने बुलाया था, मूवमेंट होने लगा तो सुखाड़िया ने बोल दिया कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये विरोध हो रहा है, और शायद एक तरह से कह सकते हो कि उनको पता था कि माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है, अल्पमत की सरकार शायद पूरी टेन्योर पूरा ना करे। तो होना क्या था, सरकार बनाने को कोई तैयार नहीं, चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, तो क्या होगा। प्रावधान है, देयर इज अ प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इफ आफ्टर इलेक्शंस अ गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन सम डेज, then president rule will be implemented because the condition of state is not suitable for forming a government. प्रेसिडेंट यानी कि सीधा का सीधा केंद्र का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो गवर्नर के थ्रू राजस्थान पर आ जाता है। तो राजस्थान में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा, और पहला प्रेसिडेंट रूल था तो ये अभी तक का पहला ही था, और जब बाद में सारे राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो सबसे छोटा जो टाइम टेन्योर था वो इसी का था। ठीक है, अब दिक्कत ये हो गई, प्रेसिडेंट रूल लगा, गवर्नर वेट कर रहे थे कि कोई आए सरकार के लिए, कोई तो बोले। जब ऑपोजिशन सारे यूनाइट हो गए हैं कांग्रेस के अगेंस्ट वाले, तो वो आए और सरकार बनाए। लेकिन ये जो यूनिटी थी ऑपोजिशन की वो ज्यादा दिन तक नहीं रही, आपस में समझौता होता उससे पहले टूट जाता कि सीएम कौन बनेगा, फिर वही पद वाली, जो कल आपको वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई थी कि पद के लिए लड़ाई है, तो ये पद की ही लड़ाई है। ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो गई लेकिन सीएम पद के लिए राजी नहीं हुई। ठीक है, तो लंबे समय तक यूनिटी नहीं रही इनके बीच में, और जब यूनिटी नहीं रही लंबे समय तक तो फिर पार्टी ऑपोजिशन का अलायंस टूट गया। बहुत सारे नेता डिफेक्टिव, जिसको हम डिफेक्शन बोलते हैं, वो कांग्रेस के अंदर चले गए और कांग्रेस ने मेजोरिटी गेन कर दी, क्योंकि सीटें कम ही चाहिए थी, 4 5 7 सीटों का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं था। तो बहुत से मेंबर्स ने कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया, कांग्रेस ने मेजोरिटी होल्ड कर दी, और मोहनलाल सुखाड़िया सभी विधायकों के दस्तखत सिग्नेचर लेकर उनकी जो इच्छा थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट बने, उसकी परमिशन को लेकर गवर्नर के पास गए,
44 डेज 44 दिन के बाद में प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ और मोहनलाल सुखाड़िया चौथे इलेक्शन में चौथी बार उन्होंने क्या ली, शपथ ले ली। ये घटनाक्रम सारा हुआ था आपके चौथे इलेक्शन से पहले। और केंद्र की राजनीति सेंट्रल में भी इसी तरीके की, एक तरफ इंदिरा गांधी और एक तरफ मोरारजी देसाई, क्योंकि वहां पर भी मेजोरिटी तो मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया था कि कांग्रेस की जो सरकार है या जिस स्टेट में जो कांग्रेस की सरकारें बनी है वो लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, या फिर अगले इलेक्शन में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। अगले इलेक्शन से पहले कुछ घटनाक्रम केंद्र सरकार की तरफ से हुआ, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैं दे देता हूं। 1967 के जो चुनाव हुए उसमें प्रधानमंत्री पद को लेकर इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई के बीच में थोड़ी सी खींचतान चली थी, खासकर 67 के चुनाव से पहले। बाद में तो इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में शुरू से थोड़ा सा अनबन चल ही रहा था लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद से। तो इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी और मोरारजी देसाई साथ में ही थे, सरकार में ही थे, मंत्री पद उनको मिल रखा था, लेकिन उनको लगता था कि इंदिरा गांधी को कुछ अभी अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो वो उनसे पूछ के काम करेगी। तो एक जो होता है ना, एक्चुअल में पावर पर इंदिरा गांधी पद पर बैठी थी, लेकिन मोरारजी देसाई चाहते थे कि वो हमसे पूछ के काम करें। तो इस तरीके से ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है कि भाई पावर उनके पास होनी चाहिए, चाहे किसी न किसी रूप में हो। तो इनके बीच की अनबन 1969 के लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में सामने आ गई। 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, दैट मीन्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर वोट देते हैं। और उसमें लगभग ज्यादातर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सभी स्टेट में, और बाकी के स्टेट्स के अंदर यूनाइटेड जो पार्टीज ने अलायंस किया था उनकी सरकार थी। अब दिक्कत ये थी कि मोरारजी देसाई यानी कि कांग्रेस, ऑफिशियल कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये सारे के सारे बुजुर्ग लोग जो अपने आप को सिंडिकेट बोलते थे, ये कांग्रेस को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी इनकी कंट्रोल में रहना नहीं चाहती थी। तो नीलम संजीव रेड्डी को ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया गया राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से। इंदिरा गांधी को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो इनके विपरीत थी, उनकी विचारधारा इनसे नहीं मिलती थी। हालांकि एक पार्टी में बैठे थे, अनबन शुरू हो चुकी थी इनके बीच में। तो इंदिरा गांधी ने उस समय के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बोला कि आप नॉमिनेशन फाइल करो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उन्होंने बोला कि आपका कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, आप भी कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर हो, और मैं अगर फाइल करूंगा नॉमिनेशन तो मुझे वोट कौन देगा। तो इंदिरा गांधी ने बोला ये मुझ पर छोड़ो, और इलेक्शंस हुए। ये क्योंकि बहुत लंबा इश्यू है, इसके लिए अलग से मैं भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी भी एक सीरीज इसी तरीके से यूट्यूब पर डालूंगा मैं। तो चुनाव हुए, और चुनाव में इंदिरा गांधी ने सभी कांग्रेस के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे, सबको बोला कि अपनी अंतरात्मा की सुनो, कंसाइंस वोट। आपको जरूरी नहीं है कि आप कांग्रेस के सदस्य हो तो आपको कांग्रेस को ही वोट देना है, या कांग्रेस के कैंडिडेट को, प्रेसिडेंट कैंडिडेट को वोट देना है। तो इस तरीके से थोड़ा कांग्रेस के अंदर जो फूट थी वो अब ग्राउंड लेवल तक पहुंचने लग गई। लोकल जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, वहां पर भी ये पहुंचने लग गई, और नतीजा ये निकला कि वीवी गिरी कुछ मतों से, बहुत कम मार्जिन रहा था, वीवी गिरी आपके नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं इंदिरा गांधी के सपोर्ट से। इसका सीधा मतलब था कि इंदिरा गांधी के कहने पर कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट दिया। किसके अगेंस्ट में? नीलम संजीव रेड्डी के, जबकि वो ऑफिशियली कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो ये इतनी बड़ी उठापटक थी, इससे कांग्रेस पार्टी में दरार आ गई। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे उस समय, उन्होंने विप इश्यू किया। विप भी क्या होता है, ये भी एक पॉलिटिकल टर्म है कि भाई अगर आपका पार्टी का प्रेसिडेंट, पार्टी का अध्यक्ष अगर किसी को वोट देने के लिए कहता है और आप नहीं देते हो तो आपको पार्टी से निष्कासित, सस्पेंड कर दिया जाएगा। वही हुआ, इंदिरा गांधी समेत जितने भी मेंबर्स थे कांग्रेस के पार्लियामेंट के, सबको निष्कासित कर दिया गया।
सरकार गिरने जैसी स्थिति आ गई। उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से इंदिरा गांधी ने सरकार को जैसे तैसे मैनेज किया और कांग्रेस के ऑफिशियली दो टुकड़े हो गए, जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस ओ, पुरानी वाली कांग्रेस, और एक आती है आपके कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। तो भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसका असर हमें राजस्थान में भी देखने को मिला। कैसे इसका असर देखने को मिलता, ये एक मिनट आगे हम देखते हैं। चलो, फिर ये पूरा पीरियड अनबन रहा। अनबन इसलिए रही क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट थी, मेजोरिटी नहीं थी कांग्रेस के पास। तो नए पद, न्यू पोस्ट वर क्रिएटेड बाय मोहनलाल सुखाड़िया, सबको खुश रखने के लिए, जो भी उनके समर्थन में आए थे उनको खुश रखने के लिए। और ये राजनीति के अंदर एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए ये पद दिए जाते हैं। काम कुछ भी नहीं होता, सिर्फ राज्य की खजाने पर भार ज्यादा करने के लिए। जैसे स्टेट मिनिस्टर्स एंड संसदीय सचिव, अब क्या होते हैं, ये कोई काम नहीं है इनके। उसके बाद से एक ट्रेंड बन गया, हर सरकारों में इनको बनाया जाता है सिर्फ खुश करने के लिए कि जिस कैंडिडेट को आपने टिकट नहीं दिया है, जिसको मिनिस्टर नहीं बनाया है, उसको आप ये पोस्ट दे देते हैं। चलो, इस समय एक और करप्शन के चार्जेस लगे। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में शिवचरण माथुर, एक कद्दावर नेता, सीनियर लीडर हुआ करते थे, और ये मांडलगढ़ से आते थे। हाँ, एक चीज मैंने आपको पुराने वीडियो में बताई, जो उसको करेक्ट कर लेना। हरिदेव जोशी बांसवाड़े से विधायक थे और शिवचरण माथुर मांडलगढ़ से आते थे। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर देना, पिछले वीडियो में शायद मैंने ऐसा बोल दिया है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इस तरीके से। तो शिवचरण माथुर के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, सस्पेंड किया गया, 3 महीने बाद वापस सरकार में ले लिया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो मोहनलाल सुखाड़िया अपनी दादागिरी पर आ गए। दादागिरी तो नहीं कह सकते, बट वो पार्टी को स्टेट लेवल पे डोमिनेंट करना चाहते थे। तो जो चीज राजनीति में गलत है, लोकतंत्र के लिए वो क्या है, एक गलत सिंबल, मैसेज जाता है आपके। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1969 के 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरीके से इंदिरा गांधी के कहने पर कुछ कांग्रेस नेताओं ने कंसाइंस वोट दिया। राजस्थान से ऐसे 4 सदस्य थे, बाकी सबने तो कांग्रेस के जो मेंबर थे, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, नीलम संजीव रेड्डी, उनको वोट दिया। लेकिन 4 लोग, बरकतुल्ला खां, शिवचरण माथुर, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और पूनम चंद बिश्नोई, ये 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर वीवी गिरी को वोट दिया। इसका इनाम मिलना ही था इनको भविष्य में। अब कैसे मिला, ये सभी लोग, इसमें से 2 तो आपके मुख्यमंत्री बने, एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना और एक भविष्य में विधानसभा का स्पीकर। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आप किसी एक नेता पर इतना विश्वास करते जा रहे हो, ठीक है। और जस्ट 1972 में, चुनावों से पहले, इस बार एक चेंज और हुआ। 1971 में, 1971 में लोकसभा के चुनाव पहले करवाने पड़े। क्यों करवाने पड़े? क्योंकि अल्पमत की सरकार थी। सीपीआई ने समर्थन किया, बट सीपीआई ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया, सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी ने 1 साल पहले चुनाव डिक्लेयर करवा दिया। अब चुनाव डिक्लेयर कराया, इस चुनाव में जो पार्टीज थी वो एक तरह से आपके 3 ग्रुप में बन गई, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ और ग्रांड अलायंस। इस तरीके से एक अलायंस टाइप बना के इसमें इंदिरा गांधी ने अपनी लीडरशिप को प्रूव कर दिया कि वो ही भारत की, वो ही कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता है। और उनकी पार्टी कांग्रेस से अलग होने के बाद भी सबसे ज्यादा मेजोरिटी अभी तक की उनकी पार्टी को आई थी। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनी, सभी स्टेट में उन्होंने जो जो सरकारें चल रही थी कांग्रेस की, उन सब के मुख्यमंत्री बदल दिए। और जिसकी किस्मत में राज लिखा हुआ होता है, जिसकी किस्मत में शासन लिखा हुआ होता है, वो शासन घर बैठे हुए आ जाता है। बरकतुल्ला खां, एक सामान्य से विधायक, तिजारा, अलवर की एक सीट है तिजारा, वहां से विधायक बन के आए थे। और अचानक उनके पास इंदिरा गांधी का फोन जाता है कि आपको कल राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। सीधा मुख्यमंत्री का पद आपके घर पे आता है। इसी तरीके का मुख्यमंत्री का पद मोदी जी के पास भी आया था 2002 में गुजरात के अंदर। तो मोहनलाल सुखाड़िया को हटा दिया गया, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया अपना वर्चस्व रखना चाहते थे। इंदिरा गांधी को ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए था जो उसकी बात ना माने, और उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को बीच में ही 1971 में हटा दिया। और मोहनलाल सुखाड़िया जो 1954 में सीएम बने थे, 1971 तक 17 साल लगातार
और इन 17 सालों में मोहनलाल सुखाड़िया ने बहुत से अच्छे काम किए। इनका भी हम कभी राजस्थान के डेवलपमेंट में, राजस्थान के विकास में किस मुख्यमंत्री का कितना योगदान रहा है, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो सीएम को हटा दिया गया और नए सीएम अपॉइंट किए गए बरकतुल्ला खान। और बरकतुल्ला खान आपके, अगर आप सीक्वेंस वाइज देखे जाए तो 4th इलेक्टेड सीएम थे। अब कब 3rd कब बने थे मोहनलाल सुखाड़िया और 4th कब बने, तो ये शो करता है कि मोहनलाल सुखाड़िया की लीडरशिप कैपेसिटी कितनी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये बरकतुल्ला खान। अब क्या होगा, 1972 में विधानसभा के चुनाव अलग से होंगे, क्योंकि पहले लोकसभा के हो गए और विधान, ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हुए थे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट इलेक्शन पर। 5th इलेक्शन 1972, कांग्रेस की जो टोटल सीटें थी वो आपके 184, अभी भी जो पहले थी 184 वो अभी भी है। कांग्रेस को आई 145। कौन सी कांग्रेस? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। इंदिरा गांधी के बलबूते ही समझ लो आप, क्योंकि 71 में आपने इलेक्शन जीता, 71 के एंड में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपना सूझबूझ कह सकते हो, आर्मी के साथ आपका जो कन्वर्सेशन था इतना बखूबी निभाया, और आर्मी चीफ सैम मोनेक्सा भी इस जीत के बहुत बड़े हकदार माने जाते हैं। तो उनकी दोनों की, आर्मी और सरकार की एक तरह से कह सकते हैं कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान को हमने युद्ध हराया और एक अलग देश बांग्लादेश का निर्माण किया। इस वजह से इंदिरा गांधी की पूरे भारत में एक लीडरशिप उभर कर आई, और जब स्टेट में इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी की पार्टी को हर जगह बहुमत मिला। अब बहुमत का आप अंदाजा लगा सकते हो, ये सिर्फ राजस्थान का बहुमत है, दूसरे स्टेट का बहुमत जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। 184 में से 145 सीट्स, अप्रोक्स 75%, 3/4 मेजोरिटी बहुत ज्यादा होती है। स्वतंत्र पार्टी 11 और भारतीय जनसंघ 8। तो वैसे इनका कोई रोल था नहीं, क्योंकि जब इतनी मेजोरिटी आने के बाद आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। वैसे आप सिर्फ ऑपोजिशन में बैठे रहो, और ऑपोजिशन भी नहीं हो, हकीकत देखा जाए तो ऑपोजिशन के लिए भी कम से कम 10% सीट आपको चाहिए होती है, वो भी नहीं है आपके पास। फिर अब बरकतुल्ला खान इंदिरा गांधी के पसंद थे, तो इंदिरा गांधी ने फिर बरकतुल्ला खान जी को क्या बना दिया, सीएम बना दिया। तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में बरकतुल्ला खान जी सीएम रहे। थोड़े से उम्रदराज व्यक्ति थे। इसी टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा चेंज और हुआ, जब इंदिरा गांधी इतने मेजोरिटी के साथ सेंट्रल में और फिर स्टेट में सरकार बनाती है, तो थोड़ा सा काम करने का तरीका उनका बदल जाता है। न्यायपालिका, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। इमरजेंसी का जो बेस है वो इसी समय तैयार होता है, जिसकी वजह से 4-5 साल बाद इमरजेंसी भी लग जाती है। तो ये सारी कहानियां यहाँ हमें पढ़नी है नहीं। बरकतुल्ला खान की अचानक से हृदयघात, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है 1973 में। तो फिर वही सीएम पद को लेकर, अब सीएम पद दिल्ली से डिसाइड होते थे। अब वो जमाना गया कि जिसमें राजस्थान के विधायक डिसाइड करेंगे। इंदिरा गांधी जो बोल देती है कि आपको सीएम बनना है तो आपको सीएम बनना है, ये नारा भी चलता था, इंदिरा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब इंदिरा। इतना वर्चस्व। आज हम जो लोग बोलते हैं ऐसे कि बीजेपी कुछ नहीं है, मोदी जी है, और मोदी जी ही बीजेपी है, तो ये नारा इंदिरा गांधी के समय चला करता था, जिसमें कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बराबर का कोई सीनियर नेता नहीं था। एक नेताजी थे हरिदेव जोशी, हमने पहले भी सुना है कि जिन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को सपोर्ट किया था, उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। हरिदेव जोशी को इंटरिम, क्योंकि अचानक से डेथ हुई है ना सीएम की, तो सीएम पोस्ट खाली नहीं रहना चाहिए, इतने सारे विधायक है, इंटरिम सीएम इनको बना दिया गया। इंटरिम सीएम बनाया, एमएलए की मीटिंग करवाई। कभी रियल में फुल टाइम सीएम तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, विधायक ही करेंगे। विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, और उस समय एक कद्दावर नेता थे मिर्जा फैमिली से। मिर्जा फैमिली की शुरुआत ही वहीं से होती है, जो आज तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है। और अभी इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस से भी मिर्जा फैमिली के कैंडिडेट है और बीजेपी से भी है। ज्योति मिर्जा, जो रामनिवास मिर्जा की पोत्री, पोत्री ही शायद ये 3rd या 4th जनरेशन में, तो वो बीजेपी में शामिल हो गई, बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। और विजय पाल मिर्जा वो कांग्रेस से अलग अलग सीटों से चुनाव
लड़ रहे हैं। हरेंद्र मिर्धा, और हरेंद्र मिर्धा भी एक्टिव है, उनके भाषण वगैरह सुनते ही रहते हैं हम। तो एमएलए की मीटिंग की गई जस्ट उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद, जहां पर हरिदेव जोशी एक तरफ और दूसरी तरफ रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा का नाम बहुत चलता था। रामनिवास मिर्धा की परिवार से एक और व्यक्ति थे, नाथूराम मिर्धा। आप सोच 1 मिनट के लिए कि भाई किसी नेता का डोमिनेंस कैसे होता है। जब 77 के इलेक्शन हुए तो सब जगह कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, संसद के चुनाव, 77 के चुनाव के अंदर राजस्थान की सभी सीटों, लोकसभा की सीटों पर जनता पार्टी जीत कर आई, एक सीट छोड़कर, और वो सीट नाथूराम मिर्धा कांग्रेस से जीत कर आए थे। बिल्कुल विपरीत, अगेंस्ट द फ्लो, धारा के विपरीत जीत कर आए। तो ये मिर्धा फैमिली का वर्चस्व ही बताता था कि उन्होंने किस तरीके की राजनीति हमारे राजस्थान में, खासकर नागौर क्षेत्र में की है। तो रामनिवास मिर्धा इससे पहले स्पीकर रह चुके थे, सीनियर लीडर थे और थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी नेता थे। इस तरफ हरिदेव जोशी, जिनका भी अनुभव काफी लंबा था, तो एमएलए की वोटिंग हुई। सीनियर जो लीडरशिप थी, इंदिरा गांधी वगैरह, इनकी पसंद आपके हरिदेव जोशी थे। रामनिवास मिर्धा अपने वर्चस्व के बल पर आए थे, तो दोनों के बीच में तनातनी हुई, एमएलए की वोटिंग हुई। एमएलए सब इंदिरा गांधी के कहने पर वोट दे रहे थे, और हरिदेव जोशी को आपके इंदिरा गांधी की पसंद के अनुसार क्या चुन लिया गया। हाँ, मिर्धा दिल्ली की चॉइस थे बट हरिदेव जोशी का इंदिरा गांधी के साथ थोड़ी करीबियां बताई जाती है, जिसके कारण हरिदेव जोशी को अगला सीएम बनाया गया। तो बीच चुनाव में, चुनाव के जस्ट बाद बीच में डेथ होने के कारण, मृत्यु होने के कारण, नए जो सीएम बनाए गए वो बनाए गए आपके हरिदेव जोशी, जो बांसवाड़ा से विधायक आते थे, आदिवासी इलाका है और वहां के बड़े नेता माने जाते थे। चलो, तो अब इस चुनाव में आपके हरिदेव जोशी के बारे में कि इम्प्लीमेंटेशन जानते थे वो, उनको पता था कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने वाली है। इतनी करीबियां बहुत कम नेताओं को पता था कि इमरजेंसी लग सकती है। हालांकि बाद में संजय गांधी की पसंद नहीं थे ये। संजय गांधी के कई किस्से बताए जाते हैं कि कैसे वो नेताओं के साथ बदतमीजी वगैरह करा करते थे, तो उसमें हरिदेव जी जोशी का भी नाम शामिल है। उसी समय भारत में केंद्र, सेंट्रल लेवल पर जेपी नारायण बड़े एक्टिव हो गए। उन्होंने इमरजेंसी, जो जिस तरीके से इंदिरा गांधी की कार्यशैली थी, जो उनका वर्किंग स्टाइल था, उसके अगेंस्ट जाकर मूवमेंट चलाया। और जेपी नारायण ने सीधा सीधा मूवमेंट दिल्ली चलो, दिल्ली इंदिरा गांधी के खिलाफ, पहले बिहार से शुरू हुआ, फिर गुजरात, और इस तरीके से जो नेशनल लेवल का घटनाक्रम है वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1977 में जब इलेक्शन हुए, यहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट, सेंट्रल में भी कांग्रेस थी, कांग्रेस हट गई, इमरजेंसी लग गई थी। और इमरजेंसी के बाद जब सरकार आई जनता पार्टी की, तो जनता पार्टी की सरकार ने आते ही कांग्रेस की सभी सरकारों को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब ये क्यों होता है, ये भी एक बड़ा इश्यू है। प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 में जो प्रेसिडेंट रूल दे रखा है, उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि केंद्र में कोई और पार्टी की सरकार है और स्टेट में कोई और पार्टी की सरकार है। तो इसके पीछे, इसको भी हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये नाथूराम मिर्धा की बात बता दी आपको। और जब सरकार को बर्खास्त किया गया, कांग्रेस गवर्नमेंट को, तो सेकंड टाइम राजस्थान में क्या लगा, प्रेसिडेंट रूल, जस्ट 10 साल बाद। पहला 1967 में, दूसरा 1977 में। क्यों लगा, क्योंकि जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया। क्यों किया, बस कांग्रेस की थी इसलिए बर्खास्त कर दिया, यही रीजन रहा होगा, और तो क्या रीजन रहा होगा इसके बीच में। चलो, तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया आपके, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। अब चुनाव होंगे, और चुनाव आपको पता है वैसे ही 5 साल हो गए थे, तो चुनाव तो होने ही थे। ये तो इमरजेंसी की वजह से चुनाव आगे पोस्टपोन हो रहे थे, बस चुनाव होने थे। तो 5th इलेक्शन के बाद और 6th इलेक्शन से पहले की ये सारी चीजें मैंने आपको घटनाक्रम समझा दिया। अब सरकार गिर गई है, प्रेसिडेंट रूल है, और नया चुनाव होना ही होना है। 1976 में डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया, और उस डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर राजस्थान की जो सीटें हैं वो कितनी कर दी गई आपके, 200 सीट्स। कितनी सीटें कर दी गई, 200 सीट्स। जनता पार्टी बनी, सभी का अलायंस, 18-19 पार्टी का अलायंस बनाकर जनता पार्टी बनी, और कुछ पार्टीज ने बाहर से सपोर्ट किया, जैसे आपके स्वतंत्र पार्टी थी एक। तो जनता पार्टी की सीटें आई 151, 75% सीटें। कांग्रेस कितने पे आ गई,
होना ही था। अब 5 इलेक्शन जीतने के बाद आप अगर उम्मीद करते हो कि छठे इलेक्शन में भी लोग आपको जिताएंगे, और वो इसलिए क्योंकि आपको ही अनुभव है, ऐसा नहीं होता है। आपको आपकी कार्यशैली भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से इमरजेंसी का जो माहौल लोगों ने देखा है, खासकर नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, ये माहौल ऐसा महसूस करवाता था कि शायद डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो हमारी जो 47 के बाद का पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, बिफोर इमरजेंसी एंड आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने 200 सीटें कर दी थी राजस्थान की जनता पार्टी को, 151 सीट सही। पहली बार कांग्रेस हारी, केंद्र में भी और स्टेट में भी आपके। जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी की सरकार बनना इतना आसान नहीं था, बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। इसमें 3 मुख्य नेता थे आपके। 3 मुख्य नेता मैं आपको नाम बता देता हूं। एक तो थे भैरू सिंह शेखावत, जिसका फोटो आप देख ही रहे हो। एक थे मास्टर आदित्येंद्र, कौन थे ये? भरतपुर से विधायक बन के आते थे और भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता थे। एक थे लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर फैमिली में रावल थे, महारावल, वहां की जो पोस्ट है डूंगरपुर रॉयल फैमिली की। ये पॉलिटिक्स में एक्टिव थे आपके कब से? जब आजाद हुआ भारत, तब से लेकर ये एक्टिव थे आपके। ठीक है, तो अब इनके बीच में तनातनी होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीधी सी बात है, विधायक वोट करेंगे। अब एक इसमें और प्रॉब्लम थी कि 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उसमें बहुत सी पार्टी तो जनता पार्टी में शामिल थी और बहुत सी बाहर से सपोर्ट किया था। इसी क्रम में मास्टर आदित्येंद्र जो थे वो जनता पार्टी के थे और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर स्वतंत्र पार्टी के थे और ये भी जनता पार्टी के थे। तो ये सब सीएम के दावेदार थे और अल्टीमेटली जब वोटिंग करवाई गई तो वोटिंग में 110 और 41, इस वोटिंग से भैरू सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री चुन लिया विधायकों ने। तो विधायक जब चुन लेते हैं ना, तो वो अंतिम निर्णय, लास्ट डिसीजन होता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में लोग चुनते हैं किसको मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि लोग तो क्या चुनेंगे, हमने विधायकों को चुना है और विधायक जो है सीएम को इलेक्ट करते हैं। और भैरू सिंह शेखावत को जब सीएम बनाया गया तब भैरू सिंह शेखावत विधायक नहीं थे, राज्यसभा के मेंबर थे। इससे पहले जनार्दन सिंह गहलोत ने इनको चुनाव हराया था। हराया कौन सी सीट थे साहब के? बनी पार्क। पहले गांधीनगर नाम था, फिर उसका नाम क्या हो गया? बनी पार्क हो गया, और आज इसका नाम विद्याधर नगर सीट कह सकते हो, क्योंकि इसमें सीटें बदलती रहती है। और बाद में ये चुनाव कहां से जीत के आए? छबड़ा, कोटा की एक सीट है छबड़ा, वहां पर प्रताप सिंह सिंघवी, प्रेम सिंह सिंघवी, शायद प्रताप सिंह सिंघवी तो अभी नेता है वहां, तो उनको हटाकर इन्होंने चुनाव लड़ा, री इलेक्शन हुआ और भैरू सिंह शेखावत वापस से विधायक बनकर आए और मुख्यमंत्री का पद वैसे ही उन्होंने ग्रहण कर लिया था। चलो, तो अब और क्या इसमें, इस समय में, इस टाइम पीरियड में क्या क्या बदलाव हुए आपको ये देख लेते हैं थोड़े। मास्टर आदित्येंद्र और लक्ष्मण सिंह जी ऑफ डूंगरपुर, ये भी पावरफुल कैंडिडेट थे और फाइनली वोटिंग करवाई गई आपके एमएलएज के बीच में। तो ये वोटिंग का क्राइटेरिया रहा, डिसीजन रहा। लोकदल ग्रुप, ये एक थोड़ा सा कहानी ऐसी है कि जनता पार्टी के अंदर जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग नेताओं के थे। इसमें एक ग्रुप था आपके चौधरी चरण सिंह का, लोकदल, शायद आज चौधरी अजीत सिंह, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, तो वो वहीं से उसकी रूट्स आती है। तो लोकदल ने यहां पर किसके कैंडिडेट को समर्थन किया? जनता पार्टी के कैंडिडेट को। क्यों किया? क्योंकि हिमाचल के अंदर लोकदल, हिमाचल या उत्तराखंड के अंदर लोकदल अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और वो चाहती थी कि जनता पार्टी उनको वहां सपोर्ट करे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कोई सपोर्ट करेगा, वहां दूसरा सपोर्ट करेगा और एक अच्छा सा इनके बीच में अलायंस बन जाएगा। ठीक है, तो भैरू सिंह शेखावत राज्यसभा के मेंबर थे, फिर बाद में छबड़ा सीट से विधायक बनकर आए प्रेम सिंह सिंघवी को हटाकर। भैरू सिंह का ये जो कार्यकाल था, टेन्योर था, ये थोड़ा सा अनइवन रहा।
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अनइवन होगी तो स्टेट को अनइवन होना ही है। जनता पार्टी वहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, पहले मोरारजी देसाई को बनाया, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह बोले कि मुझे बनाओ, और तीसरी बार बाबू जगजीवन राम ने विरोध किया, तो उस समय उनकी बात नहीं मानी गई और गठबंधन टूट गया, सरकार भी गिर गई। तो वहां सरकार गिरी तो यहाँ पर वैसे ही इस चीज को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। कभी मास्टर आदित्येंद्र, जिनको हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था, बट वो फिर बार बार परेशानियां कर रहे थे, लक्ष्मण सिंह जी इस तरीके से। तो ये टेन्योर भी है भैरव सिंह जी का थोड़ा सही नहीं चला, और हालांकि उन्होंने इसको मैनेज कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट गिरने की वजह से यहां पर भी सरकार गिर गई। और जैसे ही सरकार गिरी आपके, फिर क्या लग गया? प्रेसिडेंट रूल। सरकार बीच में गिर जाती है, अगले इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक क्या लग जाएगा? हालांकि प्रेसिडेंट रूल कब लगा? सेंट्रल गवर्नमेंट गिरी, सेंट्रल गवर्नमेंट गिरी, चुनाव हुए 1980 में, फिर से इंदिरा गांधी जीत कर आई, उसमें नारा था इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। जीत के आई इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जैसे ही जीत के आई तो उन्होंने वही बदला लिया। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कांग्रेस की सभी सरकार को सस्पेंड कर दिया था। वैसे ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनते ही भारत में जहां जहां जनता पार्टी की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया। उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में राजस्थान की सरकार का भी नंबर आया, और जैसे ही सरकार गिरी, नए चुनाव होने से पहले क्या लग गया? प्रेसिडेंट रूल थर्ड टाइम। तीसरी बार राजस्थान में क्या लगा? प्रेसिडेंट रूल लग चुका था आपके। और प्रेसिडेंट रूल का मतलब सीधा सा है, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट इलेक्शन करवाने जरूरी थे। तो इस बार जो सीएम बने वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने अपना 3 साल का टेन्योर पूरा किया, पहले नॉन कांग्रेस सीएम। इससे पहले जो सीएम थे वो कौन कौन थे, वापस एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद में बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां के बाद में कुछ समय के लिए हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, बाद में एमएलए की वोटिंग करवाई गई तो वापस किसको चुना गया? हरिदेव जोशी को। और हरिदेव जोशी के बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें कौन बने? भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन के आए। तो ये नॉन कांग्रेस फर्स्ट सीएम थे आपके, नॉन कांग्रेस। ठीक है, चलते हैं अब आपके अगले इलेक्शंस की तरफ। तो इस इलेक्शंस को हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि काफी वीडियो बड़ा हो चुका है, और अगला वीडियो बचे हुए सीएम जितने भी है उसके शायद 1 या 2 वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए एक सूचना कि अभी आरएएस का एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आएगी उसको ध्यान में रखते हुए, जिसका टाइमिंग 3 to 6 PM है। तो आप में से जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप आए 3 से 6 बजे। इसका जो लोकेशन है एड्रेस का, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी लिंक है वो मैं आपको इसके साथ अटैच करके दूंगा। थैंक यू।